आप सभी का स्वागत है। सामान्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान और समाज मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारा है आईसीडी। इससे पहले हमने एबनॉर्मल साइकोलॉजी में डीएसएम के बारे में अध्ययन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप जाके वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आज अध्ययन करने वाले हैं आईसीडी के बारे में, और आईसीडी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स को जानेंगे जो कि आपको ज्यादातर बुक्स में नहीं मिलेगा। अगर आप आईसीडी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बुक्स में देखेंगे, तो वहां पर आपको दिखा होगा, या अगर देखेंगे तो मिलेगा कि आईसीडी 1948 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा आईसीडी का 6th संस्करण आया, जो 6वां एडिशन था वो पब्लिश हुआ। लेकिन अब इससे पहले की बात आती है कि 6वां तो पब्लिश हो गया, बुक में मिल गया, लेकिन पहला कब आया, पहला एडिशन कब आया, जब इसको खोजने जाएंगे तो जल्दी ये मिलेगा नहीं। और जहां भी आप देखेंगे वहां पर यही बताया जाएगा कि डब्ल्यूएचओ ने आईसीडी को स्टार्ट किया कब, 1948 में 6वां इसका पब्लिकेशन हुआ, 6वां संस्करण आया। तो आज हम देखेंगे कि आईसीडी की स्टार्टिंग कहां से हुई, कब पहला संस्करण आया, पहला एडिशन कब आया, और उसके बाद कैसे बार बार रिवाइज होते हुए, और आज के टाइम पर आईसीडी का सबसे जो न्यू एडिशन है वह है आईसीडी 11। आईसीडी 11 आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आईसीडी के ओरिजिन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि द फर्स्ट इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एडिशन जो था, जो हमारा पहला इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन का जो एडिशन था, वो किसके रूप में जाना जाता था, नोन एज द इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेस ऑफ डेथ। मतलब हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन था, डिसऑर्डर का जो क्लासिफिकेशन था, उसका जो पहला एडिशन था, वह किसके नाम से जाना जाता था, वह जाना जाता था द इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ के नाम से, जो कि किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब ये बात आती है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने तो उसका 6वां संस्करण प्रकाशित किया था, तो उसके पहले इसको प्रकाशित किया गया था द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा 1893 में। एक बार फिर से इसको हम समझते हैं कि द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने 1893 यानी 1893 में फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया, किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स का, जो कि किस नाम से जाना जाता था, वह था इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ के नाम से। समझ में आ गया यहां तक? तो अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आईसीडी की स्टार्टिंग कहां से हुई, या जो पहला एडिशन था, जो डिसऑर्डर्स का पहला एडिशन था, वो कब आया, तो वह आया 1893 में। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा। और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था द इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ। यहां तक क्लियर है? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमारा है, इसमें बताया गया दूसरे पॉइंट में कि समय समय पर इसका रिवाइज्ड वर्जन आता रहा। जैसा कि आपने डीएसएम में भी देखा था, जब हमने डीएसएम को पढ़ा था तो उसमें भी देखा था। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डीएसएम है, डायग्नोस्टिकल स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, वह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, मतलब किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था या किसके द्वारा शुरू किया गया, यह मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे आप। तो इसमें बात की गई, जैसे डीएसएम में क्या होता था कि बार बार उसका रिवाइज्ड वर्जन आता था। जैसे डीएसएम फर्स्ट आया, फिर डीएसएम सेकेंड, फिर डीएसएम थर्ड टीआर, फिर फोर्थ, फिर उसके बाद में आप तो फिफ्थ आ चुका है, डीएसएम फिफ्थ। तो वैसे ही आईसीडी का भी क्या था कि बार बार रिवाइज्ड वर्जन आता था। अब रिवाइज्ड वर्जन क्यों आता था, तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती थी,
या कमियां पता चलती थी कि अब ये तो कमी है, तो उसको दूर करने के लिए फिर नेक्स्ट वर्जन आता था, फिर उसको दूर करने के लिए नेक्स्ट वर्जन आता था। 1948 में क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट था उसने क्या किया, उसने आईसीडी को सौंप दिया डब्ल्यूएचओ को। 1948 में, यहां पर देखें, 1948 में आईसीडी को डब्ल्यूएचओ को सौंप दिया गया और डब्ल्यूएचओ ने फिर इसका 6th वर्जन या 6th एडिशन पब्लिश किया, जिसे आईसीडी 6 के नाम से जाना जाता है। और आईसीडी के 6th एडिशन में ही डब्ल्यूएचओ ने पहली बार रुग्णता या मॉर्बिडिटी को इसमें ऐड किया। इससे पहले यह आईसीडी का पार्ट नहीं था। यहां पर देखें, रुग्णता या मॉर्बिडिटी जो एक प्रकार की मनोविकार के रूप में माना जाता है, जिसे उसको यहाँ पर ऐड किया गया। आईसीडी का जो प्रमुख संशोधन है या प्रमुख जो रिवीजन हुआ इसका, वह आईसीडी 9 के रूप में जाना जाता है, जो कि हुआ 1979 में। और इसमें इस बात पर बल डाला गया कि दैहिक और मानसिक रोगों का एक श्रेणीबद्ध तंत्र होना चाहिए और उनको एक श्रेणी के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यहां पर हम देखते हैं कि इसमें बताया गया, इसका जो प्रमुख संशोधन है वह 1979 में। और इसमें क्या बताया गया, इसमें ऐसे वर्गीकरण तंत्र पर बल डाला गया जिसमें सभी तरह के दैहिक और मानसिक रोगों को श्रेणियों में सम्मिलित किया जाए। एक साल बाद फिर आईसीडी ने क्या किया, आईसीडी 9 का एक क्लिनिकल मॉडिफिकेशन वर्जन पब्लिश किया। और वह पब्लिकेशन क्यों किया गया, इसको भी देखते हैं। तो हुआ यह था कि एपीए ने, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 1980 में ही डीएसएम 3 पब्लिश किया। और डीएसएम 3 में बहुत सारी चेंजेस किए, उसमें कुछ क्लिनिकल चेंजेस भी किए, उनको श्रेणीबद्ध किया गया। और इनसे प्रभावित होकर उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुए, उन चेंजेस को आईसीडी ने अडॉप्ट किया। और फिर डब्ल्यूएचओ ने आईसीडी का एक क्लिनिकल मॉडिफिकेशन वर्जन लॉन्च किया 1980 में, जिसे आईसीडी 9 सीएम के नाम से जाना जाता है। यहां पर देखिए, डीएसएम ने क्या किया, मतलब डीएसएम का 3rd वर्जन आया, उसके बाद आईसीडी 9 सीएम, जिसे हम क्लिनिकल मॉडिफिकेशन के नाम से जानते हैं, तो इसको पब्लिश किया गया। तो अब हम बात करते हैं कुछ बचे हुए पॉइंट्स के बारे में, जिसमें हमारा पहला है कि जो 43वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ, उसमें जो कि 1990 में, मई 1990 में हुआ, आप देख रहे होंगे, इसमें आईसीडी 10 का समर्थन किया गया। और यह बताया गया, या सब लोगों ने यह सोचा कि अब आईसीडी 10 आना चाहिए, क्योंकि जो आईसीडी 9 में कुछ कमियां रह गई हैं उनको दूर करके और कुछ नए इम्प्रोवाइजेशन के साथ में आईसीडी 10 को अब आना चाहिए। और उसका परिणाम यह हुआ कि 1993 में, 1993 में आईसीडी 10 को पब्लिश किया गया। और आईसीडी 10 इतना ज्यादा फेमस हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स में आईसीडी 10 से रिलेटेड, आईसीडी 10 में जो डिसऑर्डर्स मेंशन है उनको साइट किया। साइट का मतलब यह होता है कि मान लीजिए आप कोई रिसर्च पेपर बना रहे हैं और आप किसी डिसऑर्डर से रिलेटेड रिसर्च पेपर बना रहे हैं। अब रिसर्च पेपर में क्या होता है, आपको पता है कि रिसर्च पेपर में हम उस डिसऑर्डर्स के बारे में जो भी हमारे वेरिएबल्स रहते हैं, मान लीजिए आपका एक वेरिएबल कोई डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर मान लीजिए है, तो मूड डिसऑर्डर के बारे में आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या किया, जो भी डिसऑर्डर्स के बारे में उन्होंने लिखा अपना रिसर्च पेपर में, तो उस डिसऑर्डर्स को उन्होंने यहां से लिया। मतलब उस डिसऑर्डर्स के बारे में जो जानकारी थी वो आईसीडी 10 से ली गई और 20,000 से अधिक रिसर्च पेपर्स में, रिसर्च आर्टिकल्स में आईसीडी 10 से ली गई जानकारी को मेंशन किया गया। इसके साथ साथ 150 से अधिक देशों में आईसीडी 10 को अपनाया गया और 40 से अधिक लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेट किया गया। यहां पर देखें, 20,000 से अधिक साइंटिफिक आर्टिकल्स में आईसीडी 10 के जो मैटर थे उनको उद्धृत किया गया, उनको साइट किया गया। उसके साथ साथ 150 से अधिक देशों में ने इसे अपनाया और 40 से अधिक
भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। अब हम एक चीज यहाँ पर देखें कि जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन था वो किस नाम से जाना जाता था? इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ के नाम से। और आईसीडी का फुल फॉर्म क्या है वह भी हम देख लें एक बार। तो आईसीडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इंजरीज एंड कॉजेज ऑफ डेथ, या शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम आईसीडी कहते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो कहीं कहीं आपको सिर्फ 3 वर्ड मिल जाएंगे आईसीडी का फुल फॉर्म के लिए। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, कहीं कहीं पर सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि आईसीडी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। लेकिन अगर आप कंप्लीट फुल फॉर्म देखेंगे तो वह है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इंजरीज एंड कॉजेज ऑफ डेथ। तो आईसीडी 10 के बारे में ये जानकारी थी। अब हम थोड़ा देखते हैं आईसीडी 11 के बारे में। अब आईसीडी 11 को लाने के लिए एक सलाहकार समिति की बैठक बिठाई गई, जो कि 2007 में एक सलाहकार समिति को अपॉइंट किया गया। उसके बाद 2012 में इस समिति ने अपना पहला ड्राफ्ट कहां पर दिया? इन्होंने 2012 में इस समिति ने अपना पहला ड्राफ्ट प्रपोजल WHO की वेबसाइट पर अपलोड किया। और उसके बाद 2013 में फील्ड ट्रायल हुआ इसका। जो आईसीडी 11 में जो नए इम्प्रोवाइजेशन किए गए थे उनका एक बार फील्ड ट्रायल हुआ। और फिर 2014 में इसमें फाइनल चेंज किए गए और 2015 में WHO ने आईसीडी 11 को अप्रूवल दे दिया। तो अब हम बात करते हैं आईसीडी 10 और आईसीडी 11 में जो डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज किया गया वो किस आधार पर किया गया और किस कैटेगरी में कौन से डिसऑर्डर्स को रखा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीडी 10 के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं आईसीडी 10 के जो डिसऑर्डर्स हैं उनका एक चार्ट है यहाँ पर। तो इसमें देखिए सबसे पहला नंबर पर दिया गया है F00 से F09। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दें कि जो आईसीडी 10 में है उसमें जो डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज किया गया वो कोड के आधार पर किया गया। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि ये कोडिंग किया गया F00 से F09। इसे कहीं कहीं पर आपको सिर्फ F0 या जैसे सेकंड नंबर पर है आपका F10 से F19 तो इसको शॉर्ट फॉर्म में F1, या थर्ड नंबर पर आपका है F20 से F29 तो इसको F2 के रूप में कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसमें आगे। सबसे पहले हमारा है F00 से F09 जिसमें ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि डिलेरियम, डिमेंशिया, ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम और अदर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ डिसऑर्डर्स को हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। फिर जो दूसरा कैटेगरी है वह है F10 से F19 जिसमें मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है। जैसे इसके जो मेन डिसऑर्डर्स हैं उसमें एक्यूट इंटॉक्सिन, हार्मफुल यूज, डिपेंडेंसी सिंड्रोम, विड्रॉल स्टेट। इसमें एक तरीके से यह देखा गया है कि जो साइकोटिक एब्यूजेज हैं, मतलब कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कुछ ऐसे दुर्व्यसन करता है जिनका दुर्गामी परिणाम होता है, तो उसके आधार पर कौन कौन से डिसऑर्डर्स उसके अंदर आ जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर F20 से F29 के बीच में सबसे जो मेन डिसऑर्डर्स है जिसे हम सबसे हार्मफुल डिसऑर्डर या सबसे खतरनाक डिसऑर्डर्स के रूप में जानते हैं
उसके बारे में बताया गया है, जो कि हमारा है स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोटाइपल एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स। फिर आगे बात करते हैं हम 4th नंबर F31 से F39, जिसमें मूड अफेक्टेड डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है। इसमें मैनिक एपिसोडिक, डिप्रेसिव एपिसोड और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स को हम देखेंगे। यह आपके सिलेबस में है, तो इसको हम आगे के चैप्टर में कवर करेंगे। फिर 5वें नंबर पर है आपका F40 से F48। अब आपको लग रहा होगा कि सब में तो 99 तक जाता है, इसमें 48 ही क्यों है? तो जो 49 नंबर है वह ब्लैंक है, उसमें किसी भी डिसऑर्डर को कैटेगराइज नहीं किया गया है। आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो कैटेगरी विथ कोड नंबर F49। तो F40 से F48 में न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है। और एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोबिया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ये सभी डिसऑर्डर्स को हम आगे चर्चा करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे इनका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, जिसमें F50 से F59 में बताया गया है बिहेवियरल सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विथ फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर्स। इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। फिर इसमें कुछ जो डिसऑर्डर्स बताए गए हैं, प्रमुख डिसऑर्डर्स, वो हैं जैसे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, सेक्सुअल डायफंक्शनिंग हो गया, स्लीप डिसऑर्डर्स हो गया। बहुत लोगों को स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको रात भर नींद नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो भी एक प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको इसमें हम देखेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना F60 से F69, जिसमें एडल्ट से रिलेटेड, एडल्ट पर्सनालिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है। डिसऑर्डर्स ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, जो युवावस्था या किशोरावस्था से संबंधित जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। फिर अपना नेक्स्ट है F70 से F79, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन। अगर आपको याद होगा तो जो DSM था, आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि DSM के अकॉर्डिंग मेंटल रिटार्डेशन को किस कैटेगरी में रखा गया था, किस एक्सेस में रखा गया था। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि F70 से F79 में मेंटल रिटार्डेशन को रखा गया है, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर रिटार्डेशन के बारे में बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट है F80 से F89, जिसमें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात की जा रही है, जो कि खासकर बच्चों में देखी जाती है कि बच्चों के डेवलपमेंट के टाइम पे उसमें कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे सही से लिख नहीं पाते हैं, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स, उन सारे डिसऑर्डर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर F90 से F98, जिसमें बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है, जो कि ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है। और लास्ट है हमारा F99, जिसमें अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स को रखा गया है। मतलब ऐसे डिसऑर्डर्स जो नए डिसऑर्डर्स के रूप में आए हैं और अभी उनको किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, या डिसाइड नहीं हो पाया है कि उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाए, तो उन्हें F99 की कैटेगरी में रख दिया गया है। अब हम बात करते हैं ICD-11 के बारे में, ICD-11 से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो अभी आपने देखा था कि जो ICD-10 था, उसमें जो कैटेगराइज किया गया था डिसऑर्डर्स को, वो कोड वाइज किया गया था। जैसे F00 से F09, F10 से F19। लेकिन जो ICD-11 आया, उसमें जो कैटेगराइजेशन किया गया वो कोड के आधार पर न करके अल्फ़ाबेट के आधार पर किया गया।
जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका ICD 11 है। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ए नंबर, ए अल्फ़ाबेट 05A, जिसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, मतलब न्यूरोलॉजी से रिलेटेड या नर्व से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको रखा गया। फिर बी नंबर में स्किज़ोफ्रेनिया को रखा गया, स्पेक्ट्रम एंड प्राइमरी साइकोटिक डिसऑर्डर्स। सी बाइपोलर डिसऑर्डर्स। डी में आपका डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। इसमें क्या किया गया है, जो 11 है इसमें और ज़्यादा क्लासिफाइड कर दिया गया है। जो डिसऑर्डर्स हैं उनको और ज़्यादा क्लासिफाइड करके और उनको समझने में आसानी करके प्रस्तुत किया गया है कि सामने वाला व्यक्ति या जो भी इनको स्टडी कर रहा है वो इनको और आसानी से समझ सके और अब डिसऑर्डर्स के बारे में जान सके। फिर ई नंबर है एंजाइटी एंड फेयर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। एफ डिसऑर्डर्स स्पेशली एसोसिएटेड विथ स्ट्रेस, मतलब इसमें स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया। जी में बताया गया डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। फिर एच बॉडीली डिसऑर्डर्स। फिर इसके साथ साथ इसमें बिहेवियरल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल और एसोसिएटेड विथ डिजीज क्लासिफाइड एल्सवेयर। इसके साथ साथ और भी इसमें चीज़ें बताई गई। फिर हम आई में आते हैं। आई में देखते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया। फिर जे फीलिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। फिर इसके बाद एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डायफंक्शनिंग एंड कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ बचे हुए डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि टी नंबर पे है आपका डिसरप्टिव बिहेवियर एंड डिसोशियल डिसऑर्डर। फिर डिसऑर्डर ऑफ पर्सनालिटी, जो कि आपने अगर DSM की बात करें तो कहाँ पे मेंशन किया गया था, एक्सिस 2 में। फिर पैराफिलिक डिसऑर्डर्स और इसके साथ साथ अन्य कई सारे डिसऑर्डर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन सभी को आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो सिर्फ नाम बता दिया और बताया नहीं इनके बारे में, क्योंकि अगर मैं अभी यहीं पर एक्सप्लेन करूँगा सभी डिसऑर्डर्स के बारे में तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। जैसे जैसे वीडियोस आगे आते जाएंगे और चैप्टर वाइज डिसऑर्डर्स आगे आएंगे और हम उनको कवर करते जाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक डिसऑर्डर्स को लेंगे और उनको कवर करते हुए पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।